Welcome back to Fundamental Law. To get the video updates from Fundamental Law, subscribe the channel and press the bell icon. Section 10 of CPC 1908, that is stay of suit, is based on the doctrine of Res Sub Judice. Here res means matter or litigation and Res Sub Judice means matter which is pending. इसका मतलब है ये डॉक्ट्रिन तभी अप्लाई होगी जब कोई मैटर कंपीटेंट कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हो एंड उसी के जैसा एक और मैटर या लिटिगेशन फाइल किया गया है तो उस पर स्टे लगा दिया जाएगा। नाउ बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 10 क्या बोलता है? नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. नाउ रेस सब जुडाइस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये 5 एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ मैटर इन इशू, सेम पार्टीज, सेम टाइटल, सूट मस्ट बी पेंडिंग एंड देयर मस्ट बी 2 सूट्स. नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज एसेंशियल्स ब्रीफली. द फर्स्ट वन इज़ देयर मस्ट बी 2 सूट्स, मतलब 2 सूट्स का होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद इन दोनों सूट्स में मैटर डायरेक्टली या सब्सटैंशियली सेम हो. इसका मतलब वे कौन से फैक्ट्स हैं जिन पर राइट क्लेम की जा रही है और कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा उन इश्यूज़ या राइट्स को डिसाइड करने के लिए. नाउ मैटर इन इशू का क्या मतलब है? मैटर इन इशू का मतलब ये नहीं है कि एंटायर सब्जेक्ट मैटर सेम हो. नो, मैटर इन इशू का मतलब है जो भी डिस्प्यूटेड मटेरियल क्वेश्चन है वो प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट सूट में सेम हो. फिर भी अगर सब्जेक्ट मैटर एंटायरली सेम हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, बट ये ज़रूरी भी नहीं है. ज़रूरी ये है कि जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो सेम हो. नाउ डायरेक्टली का मतलब है इमीडिएटली एंड सब्सटैंशियली का मतलब है मटीरियली या एसेंशियली, मतलब वो मैटर इम्पॉर्टेंटली एंड एसेंशियली सेम हो. द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट रेस सब जुडाइस इज सेम पार्टीज. प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट सूट में सेम पार्टीज़ का भी होना ज़रूरी है. अगर कोई और पर्सन मेन पार्टी के बिहाफ पर लिटिगेट कर रहा है तब भी मेन पार्टीज़ का सेम होना ज़रूरी है. मेन पार्टी वो पार्टी है जिसका नाम डिसीजन के टाइम पर रिकॉर्ड में लिखा जाता है. नाउ सेम टाइटल मीन्स सेम कैपेसिटी या इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, मतलब या तो पार्टी अपने इंटरेस्ट के लिए सू कर रही है या पार्टी दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट के लिए सू कर रही है. तो इंटरेस्ट किसी का भी हो, टाइटल सेम होना चाहिए. नाउ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग. अब वो पेंडिंग कहाँ होगी? वो 4 जगह पर पेंडिंग हो सकती है. द फर्स्ट वन इज सेम कोर्ट, कि वो सेम कोर्ट में पेंडिंग हो सकती है जहाँ पर प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग पड़ी है. द सेकेंड वन इज विद इन इंडिया. इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट में वो पेंडिंग हो सकती है, बट वो कोर्ट कंपीटेंट होना चाहिए. नाउ अगर आउटसाइड इंडिया वो किसी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है तो वो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई हो. इसका मतलब अगर सब्सिक्वेंट सूट इंडिया के बाहर किसी कोर्ट में फाइल हुई है जो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इस्टेब्लिश नहीं है, तब उस सूट पर कोर्ट स्टे नहीं लगा सकती. एंड द फोर्थ वन इज सुप्रीम कोर्ट, या सूट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हो. तो इन सभी कोर्ट्स में अगर सूट पेंडिंग पड़ी है तो वहाँ पर स्टे ऑफ सूट लग सकता है. ना अगर ये सभी इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं करेगी. ट्रायल का मतलब है स्टे उसकी फाइलिंग पर नहीं बल्कि प्रोसीडिंग पर लगेगा. ना अगर सब्सिक्वेंट सूट में भी ये सभी एसेंशियल फुलफिल हो जाते हैं तो कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट के साथ, मैंने पहले भी कहा कि वो प्रोसीड नहीं करेगी. एंड दिस इज़ मैंडेटरी. ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कोर्ट की. ये एज एन ऑप्शन भी उसके पास अवेलेबल नहीं है कि वो चाहे तो उसे कर सकता है, चाहे तो ना करे. नो, ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट के पास नहीं है. बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि कोर्ट उस सूट की ट्रायल के साथ प्रोसीड ना करे अगर ये सभी एसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं.
और अगर फिर भी कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करता है और उसी सूट पर जिसमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं वहाँ पर अपनी डिक्री सुना देता है, तो वो डिक्री नल एंड वॉइड मानी जाएगी एब इनिशियो, मतलब शुरू से वो डिक्री नल एंड वॉइड मानी जाएगी। ना कुछ चीज़ें कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आती हैं, इन सभी एसेंशियल्स को फुलफिल होने के बाद भी। वो डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? इसमें दो डिस्क्रिशनरी पावर आती हैं। पहली ये कि किसी भी सूट पर स्टे अगर लगी है तो कोर्ट फिर भी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है, मींस कोर्ट स्टे ऑफ सूट में भी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। अब पहली डिस्क्रिशनरी पावर तो यही होगी कि वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, एंड सेकंड इज़ कि अगर ये सभी इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो नहीं होते, मतलब इसमें से एक या कोई दूसरा इंग्रेडिएंट या दो इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं होते, तब भी कोर्ट सूट पर स्टे लगा सकती है। दिस इज़ गिवन अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC. Now, there was a case Bijendra Kumar versus Basant Kumar, AIR 1994 ALL 81. इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि किसी भी सूट पर स्टे लगाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एंटायर सब्जेक्ट मैटर सेम हो। सेम इश्यूज़ का होना ज़रूरी है सूट पर स्टे लगाने के लिए, एंड सभी पार्टीज़ का भी सेम होना ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।